औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 9th क्लास के लिए और हमारा टॉपिक जो है वो है फोर्स या फोर्सेस। तो पिछले टॉपिक में पढ़ा है जो मोशन क्या होता है, वो भी पढ़ा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो ये मोशन जो है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आता है, तो इसके लिए हमें चाहिए फोर्स या रेस्ट में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, ये रेस्ट में है, इसको अगर हम मोशन में लाते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक फोर्स, धक्का। या एक रेस्ट या मोशन में कोई बॉडी है, इसको रेस्ट में लाने के लिए हमें फिर से एक फोर्स चाहिए। तो फिर फोर्स क्या है? एक एफर्ट है बाहर से जो हम देते हैं, जिससे कोई बॉडी मोशन में आती है या रेस्ट में आती है, दोनों चीज़ें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक डेफिनेशन फोर्स का। फोर्स क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट। कोई देख नहीं सकता है फोर्स को, लेकिन ये महसूस हो सकता है। एक्सटर्नल एफर्ट जो इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग या धक्का हम देंगे, पुलिंग या खींचेंगे, स्ट्रेचिंग, प्रेस जैसे कुछ करेंगे, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेसिंग भी लिख सकते हैं, विच मे मूव, जो हरकत में लाए, ए बॉडी एट रेस्ट जो हो, हाँ, स्टॉप, रोके, ए मूविंग बॉडी। या कभी कभार चेंज डायरेक्शन भी कर सकते, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी या शेप, ऐसे भी, और चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट, ये बाहर से एक एफर्ट है, इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, जैसे हम पुश देते हैं या पुल करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, विच में मूव ए बॉडी, जो बॉडी को मूव करे एट रेस्ट, और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और चेंज द डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। तो अब हम आगे लेते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम देखते हैं। तो पहला इफेक्ट जो होगा, नंबर फर्स्ट, है फोर्स में मूव ए बॉडी। एक फोर्स जो होता है, ये बॉडी को मूव कर सकता है। यानी एक रेस्ट में बॉडी है, हमने फोर्स दिया, वो चेंज पोजीशन की, वो मूव हो गया। तो एक इफेक्ट हो गया इसमें मूव द बॉडी। दूसरा, ए फोर्स में स्टॉप ए बॉडी, एक बॉडी को, जो मूविंग बॉडी उसको रोक सकता है, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तीसरा, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, से बॉडी की स्पीड भी रुक सकती है। जैसे हम बॉल को तेज़ी से चलाते हैं, फिर आगे रुकी जाती है, पूरी नहीं रुकती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर तक रुकती है। और एक, ए फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी,
जैसे एक बॉलर होता है, वो बॉल लगाता है तो बैट्समैन की डायरेक्शन में लगाता है, तो बैट्समैन यहाँ से इसको बैट लगाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, दूसरी साइड में चली जाती है, तो ये फोर्स अप्लाई किया बैट्समैन ने। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के। एक लिख सकते हैं हम, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। या कोई बॉडी हो, इसको फोर्स अप्लाई, उसकी शेप भी चेंज। जैसे हम एक बॉल लेंगे या बलून लेंगे, बलून मान लो है, इसको हम बाहर से फोर्स करते इसकी शेप ही चेंज हो जाती है, ऐसे कुछ हो जाएगी। या रबर बॉल हो, उसको हम प्रेस करेंगे उसकी शेप चेंज हो जाती है। या हमारे पास एक स्प्रिंग है, जो हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं, ये इसको हम स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, इसकी शेप थोड़ा ऐसे हो जाएगी। तो फोर्स ने इसकी शेप को चेंज किया, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाया, एक वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। अब हम आते हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ द resultant of all the forces acting on a body, लिखेंगे acting on a body is zero। जब एक बॉडी पर जो हम इस पर हम बहुत से फोर्स अप्लाई करेंगे, ओवरऑल जो फोर्स है वो रिजल्टिंग फोर्स वो कहलाया, वो अब जीरो हो तो हम बोलेंगे इसकी हर ये बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया दोनों साइड से या हर साइड से। इसका मिसाल आगे और करेंगे, पहले डिफाइन ही करेंगे। और अब हम लिखेंगे दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स इसका अपोजिट आएगा, इफ द resultant of all the forces acting on a body is not zero, not zero। जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो ना हो तो उसको हम कहेंगे ये अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे, ये एक वुडन ब्लॉक है, ये एक टेबल पर है, इसको हम यहाँ से एक स्ट्रिंग बांध देंगे, इसको हम यहाँ से स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग का नाम रखेंगे एक्स। वो इसको थोड़ा सा फोर्स हम देंगे इस डायरेक्शन में, इसको हम लिखेंगे फोर्स पी। अगर फोर्स हम पी पहले देंगे थोड़ा कम तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो क्यों नहीं मूव करेगी, तो इसके हाँ टू प्योर्स ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं इसके ऊपर। एक है वेट, इसका जो है ना वेट वो नीचे की तरफ है, जिसको हम mg बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, जिसका डायरेक्शन नीचे है जो ग्रेविटी की वजह से। एक और फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ खींचता है इसको हम लिखते हैं r। जब mg r के बराबर हो तो इसको हम कहेंगे ये बैलेंस्ड फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन जो इसमें फोर्स का है जो एक्ट करते हैं वो है, जो हम यहाँ से फोर्स पुल करते हैं तो यहाँ से इसका एक इसके साथ एक रगड़ लगती है, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, वो एफ फोर्स कहलाया, इस डायरेक्शन में चलेगा। तो जो ही पी एफ के बराबर है, जब पी इज इक्वल टू एफ, ये आगे वाला हमारा जो हम फोर्स देते हैं वो एफ के फोर्स के बराबर, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो ये बैलेंस्ड फोर्स ये भी है। जो हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे यहाँ से खींचते जाएंगे तो वो इससे बढ़ जाएगा, पी इज़ ग्रेटर देन एफ। जब पी एफ से बढ़ जाएगा तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, तो अब बॉडी आगे की तरफ मूव हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा पी एम जी इज इक्वल टू आर, बॉडी विल नॉट मूव। पी इज इक्वल टू एफ, जब पी और एफ बराबर होंगे अपोजिट फोर्सेस तो बॉडी बैलेंस्ड फोर्स, ओवरऑल नेट जो मूवमेंट है वो ज़ीरो है। जो ये फोर्स बढ़ाएंगे तो ये जो है ना ये फोर्स
ये बढ़ जाएगा पी फोर्स एफ से, पी इज ग्रेटर देन एफ, तो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंज हो जाएगा। जो बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड में चेंज हो गया तो बॉडी विल मूव या इवन स्टॉप कभी कभार। तो ये थोड़ा मिसाल है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की, आप देख सकते हैं। आप आपके लिए है नोट्स के लिए। आज हम इतना ही करेंगे। शुक्रिया साहब।